हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दूर कोचिंग हब पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कैसे कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले 1960 के दशक में गैरसैंण को एक पहाड़ी राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सबसे पहले गैरसैंण को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने पहाड़ी राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया। कब? 1960 के दशक में। इसके बाद 1989 में देवीदत्त पंत और बिपिन चंद्र त्रिपाठी ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की। इसके बाद इन्होंने राजधानी बनाने की मांग की गैरसैंण को 1989 में। इसके बाद 15 जनवरी 1992 को यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर किया और राजधानी बनाने की मांग की। गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर किया और चंद्रनगर किसके नाम पर किया? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण का नाम चंद्रनगर किया और राजधानी बनाने की मांग की। और जो यूकेडी है, इसी जो ये डेट थी 15 जनवरी 1992 में इन्होंने जो गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर किया, इसी के उसमें ये जो इसी डेट को इसे क्या कहा था? इस कार्य को इसे यूकेडी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यूकेडी का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है इसे। यूकेडी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसको। इसके बाद सन 2002 में गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति का गठन होता है, सन 2002 में। इसके बाद सन 2013 में गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास होता है। गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास होता है। और 2014 में गैरसैंण में प्रथम बार विधानसभा सत्र चलाया गया। 2014 में सबसे पहले 2014 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र चलाया जाता है। और ये जो विधानसभा सत्र है, ये किसके टाइम पीरियड में चलाया जाता है? ये चलाया जाता है विजय बहुगुणा के टाइम पीरियड। विजय बहुगुणा उस समय उत्तराखंड के सीएम थे। विजय बहुगुणा इन्होंने चलाया गैरसैंण में। और इसके बाद 2014 में गैरसैंण विकास परिषद का गठन होता है। ये जो गैरसैंण विकास परिषद का गठन होता है, ये गैरसैंण में होता है। गैरसैंण विकास परिषद का गठन होता है। और सबसे मेन डेट ये 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसको की जाती है? गैरसैंण को। और किसने की? उस समय सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। कब की? 4 मार्च 2020 को। ये डेट ध्यान रखिए, 4 मार्च 2020। और इसके बाद 8 जून 2020 को राज्यपाल ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा कब की? 4 मार्च 2020 को। और राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की 8 जून 2020 को। और एक डेट ये में 20 जून 2020 को गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनी। तो राजधानी कब बनी? 20 जून 2020 को। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की 8 जून 2020 को। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की 4 मार्च 2020 को। तो इस तरह जो है गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनती है। और इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा ही एक और कार्य किया जाता है, लेकिन बाद में जब तीरथ सिंह रावत सीएम बनते हैं तो उन्होंने उस कार्य को उसे भंग कर दिया। चार मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या करा था? गैरसैंण को राजधानी घोषित किया। राजधानी की बनाने की घोषणा की। कब? 4 मार्च 2020 को। और ठीक इसके एक साल बाद 4 मार्च 2021 को 4 मार्च 2021 को ठीक इसके एक साल बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
जो गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा की। गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा की, कमिश्नरी बनाने की घोषणा की। और इसके तहत जो गैरसैंण था इसमें 4 जिले रखे जाएंगे, 2 कुमाऊं के, 2 गढ़वाल के। एक था चमोली, एक रुद्रप्रयाग, एक अल्मोड़ा और एक बागेश्वर। 4 मार्च 2021 को गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा की। और इस मंडल में कितने जिले होंगे? 4 जिले होंगे, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो बताया जाता है कि इसी घोषणा की वजह से इनकी कुर्सी जाती है। और 4 मार्च को इन्होंने ये घोषणा करी और 10 मार्च 2021 को इनकी सीएम की कुर्सी चली गई। इसके बाद सीएम बने नेक्स्ट TSR तीरथ सिंह रावत। तो इसके बाद सीएम कौन बने? तीरथ सिंह रावत बने और इनकी कुर्सी चली गई। और ठीक इसका विरोध हुआ, गैरसैंण जो मंडल बना इसका विरोध हुआ। तो इसके बाद सीएम कौन बने? तीरथ सिंह रावत बने। तो उन्होंने 10 अप्रैल 2021, एक महीने बाद, करीबन 1 महीने बाद, तीरथ सिंह रावत ने जो ये मंडल बनाया था, मंडल इसको क्या कर दिया? इसको भंग कर दिया। इस जो घोषणा थी इसको खारिज कर दिया। अप्रैल 2021 को तीरथ सिंह रावत ने ये खारिज कर दिया। इन्होंने मंडल बनाया था, गैरसैंण मंडल, 4 जिले रखे गए इसमें। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनकी कुर्सी भी जाने का महत्वपूर्ण कारण यही घोषणा थी। तो इसके बाद देखते हैं भू कानून। सबसे पहले जब उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा था? पहले यूपी का हिस्सा था उत्तराखंड। तो पहले कानून यहाँ पर सारे उत्तर प्रदेश के थे, सारे कानून रिलेटेड यूपी से ही है। तो यूपी सरकार द्वारा सबसे पहले 24 जनवरी 1951 को उपजा को पारित किया गया। उपजा क्या था? ये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि वितरण अधिनियम। उत्तर प्रदेश जमींदारी एब्यूलेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी एब्यूलेशन एक्ट 1951। इसके तहत क्या था? इसके तहत था कि जो जमींदार है, जितने भी जमींदार होंगे, उनके पास जितनी जमीन होगी उसकी 50% जमीन उनको सरकार को देनी पड़ेगी और सरकार उनको गरीबों में बांट देगी। उसकी 50% जमीन सरकार ने हड़प ली और कहाँ बांट दी? गरीबों में बांट दी। लेकिन जो वहाँ पर जमींदार थे, यूपी में जमींदार थे, उनके पास किसी बहुत ज़्यादा जमीनें थी। किसी के पास 100 एकड़, किसी के पास 500 एकड़। तो उसके बाद इन्होंने इसमें चेंज करा और चेंज क्या करा कि कोई भी जमींदार 12.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता। इसके अलावा जितनी जमीन थी वो सरकार ने सारी अपने कब्जे में ले ली और जमींदार केवल अपने पास 12.5 एकड़ ही जमीन रख सकता था। ये UPZA का जो ये पारित हुआ था कानून, इसके तहत था। फिर उसके बाद एक होता है JVZA 1956। तो ये था जॉनसार बावर जमींदारी एब्यूलेशन एक्ट। जॉनसार पावर जमींदारी एब्यूलेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1956 में। इसके तहत क्या था कि जो जितने भी जॉनसार पावर के जमींदार थे, जॉनसार पावर के जमींदार थे, उनकी सारी जमीन, सभी जमीन, जितनी भी जमीन थी उनके पास, सभी जमीन सरकार ने
अपने कब्जे में ले ली। JBZ 1956 पारित हुआ 1956 में जॉनसन पावर अधीन जमींदारी एबोलिशन एक्ट। इसके तहत क्या था कि जॉनसन पावर में जितने भी जमींदार थे उनकी सारी जमीन किसने सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। और इसके बाद जो है पारित होता है KUZA कोजा, इसके कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट। तो वर्तमान में यही चलता है। लास्ट ये ध्यान रखना है कि कोजा कब पारित हुआ 1960 में पारित होता है। और जॉनसन पावर जमींदारी विनाश तथा भूमि वितरण अधिनियम 1956 में पारित होता है। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का प्रथम भू कानून था तो कब बनाया गया? 23 सितंबर 2003 को। उस समय CM कौन थे? ND तिवारी। तो ND तिवारी ने बनाया ये उत्तराखंड का पहला भू कानून बना। इसके तहत क्या था? इसके तहत था जो मूल निवासी उत्तराखंड के मूल निवासी थे वो उत्तराखंड में जितनी चाहे जमीन खरीद सकते थे, जितनी चाहे जमीन जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे वो उत्तराखंड में जितनी चाहे जमीन खरीद सकते थे। और जो बाहरी व्यक्ति थे मतलब जो उत्तराखंड के बाहर के व्यक्ति थे तो वो 30 सितंबर 2003 ये कानून बना उस दिन। तो इसके बाद 30 सितंबर के बाद जो बाहरी व्यक्ति थे वो केवल उत्तराखंड में केवल 500 मीटर स्क्वायर जमीन ही खरीद सकते थे। और जो भूमिधर मतलब जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 23 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में जमीन ले रखी है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है लेकिन इन्होंने 23 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में जमीन ले रखी है, तो उनके लिए क्या कानून था कि जिन्होंने 23 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में जमीन ले रखी है वो उत्तराखंड में कितनी 12.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। 12.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। जो मूल निवासी थे उत्तराखंड का प्रथम भू कानून किसने पारित किया? ND तिवारी ने। कब? 23 सितंबर 2003 को। जो मूल निवासी थे उत्तराखंड में जितनी चाहे जमीनें खरीद सकते हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। और बाहरी व्यक्ति थे वो 23 सितंबर 2003 के बाद उत्तराखंड में केवल 500 मीटर स्क्वायर ही जमीन खरीद सकते थे। और जो भूमिधर मतलब जिन्होंने 23 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में जमीन ले रखी है लेकिन वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस डेट से पहले जमीन ले रखी है वो उत्तराखंड में 12.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसमें जो है जो प्रथम भू कानून था इसी में सन 2008 में संशोधन करते हैं भुवनचंद्र खंडूड़ी। जब 2008 में भुवनचंद्र खंडूड़ी CM रहते हैं तो इन्होंने इसमें संशोधन किया। 2008 में इन्होंने इसमें संशोधन किया किसके लिए? जो बाहरी व्यक्ति थे उत्तराखंड से बाहरी व्यक्ति थे, इन्होंने इनके लिए संशोधन किया। और संशोधन क्या किया कि पहले क्या था? बाहरी व्यक्ति के लिए पहले क्या कानून था कि बाहरी व्यक्ति 23 सितंबर 2003 के बाद कितनी जमीन खरीद सकते थे? के बाद 500 मीटर स्क्वायर की जमीन खरीद सकते थे। लेकिन इन्होंने इसमें संशोधन किया 2008 में। तो इन्होंने क्या करा कि जो बाहरी व्यक्ति थे ये उत्तराखंड में
इसके बाद जब इन्होंने ये संशोधन किया, इसके बाद केवल उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति 250 मीटर स्क्वायर ही जमीन खरीद सकते हैं। 250 मीटर स्क्वायर जमीन ही खरीद सकते हैं। बोलचंद खंडूड़ी ने 2008 में ये संशोधन किया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं एक और संशोधन होता है इसमें 2018 में। त्रिवेंद्र सिंह राव द्वारा एक संशोधन किया जाता है भू कानून में। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह राव द्वारा एक संशोधन किया जाता है। इसके अंदर दो बातों पर संशोधन किया। एक था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उत्तराखंड में धारा 143 क के तहत जो बाहरी व्यक्ति है, उत्तराखंड में जो पहले 12.5 एकड़ जमीन का प्रावधान था वो खत्म कर दिया और जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है, ये खत्म कर दिया। अब वो जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है। कौन से 2018 के संशोधन के बाद। और एक दूसरा संशोधन किया जाता है कि जो उत्तराखंड में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि को आप बेच नहीं सकते। ये उत्तराखंड में ये कानून पहले से ही है। तो इन्होंने इसमें क्या संशोधन किया कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस पर्पस के लिए जमीन खरीदता है, मतलब उद्योग लगाना चाहता है, उसमें फैक्ट्रियां लगाना चाहता है, औद्योगिक के हिसाब से, मतलब उसमें अगर फैक्ट्रियां लगाना चाहता है, से जमीन खरीदना चाहता है, तो यदि वह जो कृषि भूमि होती है, जो कृषि भूमि है, यदि वह कृषि भूमि खरीदता है तो वह मतलब कृषि भूमि खरीदा तो खरीद सकता है। क्योंकि इसमें संशोधन ये किया है जो कृषि भूमि है, ये अगर ये फैक्ट्रियां लगाने के लिए खरीदता है जमीन, तो जो कृषि भूमि है स्वतः क्या हो जाएगी, स्वतः अकृषि हो जाएगी, स्वतः अकृषि हो जाएगी। अब पहले क्या प्रावधान था, पहले प्रावधान था जो कृषि भूमि थी उसे आप अगर बेचना चाहो तो उसे अकृषि करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी कारण बताना पड़ेगा। और कारण ये बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 4 एकड़ जमीन है और कृषि करते हैं, अगर उस पर आप कृषि करते हैं तो एकदम आप उसे बेच नहीं सकते और एकदम आप उसे अकृषि नहीं कर सकते। इसे आप टुकड़ों में कर सकते हैं। 250 मीटर स्क्वायर कर दिया, 100 मीटर स्क्वायर कर दिया, इस हिसाब से आप बेच सकते हैं। लेकिन इसमें ये चेंज कर दिया गया और इसमें करेगा कि अगर यदि आप औद्योगिक प्रावधान के औद्योगिक हिसाब से खरीदते हैं तो जो कृषि भूमि है वो स्वतः ही अकृषि हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।